पिछले वीडियो के आधार पर हम जानते हैं कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव प्रमुख 3 नियमों के अनुसार होता है, जिसमें प्रथम अफबाउ प्रिंसिपल, सेकेंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड होम्स का बहुलता का नियम। इसमें पिछले वीडियो में हम प्रथम नियम यानी अफबाउ प्रिंसिपल की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन नियम की चर्चा करेंगे। यह नियम अति महत्वपूर्ण है और इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता। अर्थात यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये विपरीत चक्रण में होंगे, यानी स्पिन क्वांटम संख्या के मान में भिन्नता होगी। दूसरे शब्दों में यदि किसी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि n, l और m के मान समान है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी और मैग्नेटिक के यदि मान समान है के मान समान है तो यस यानी चक्रण क्वांटम संख्या के मान अवश्य ही भिन्न होगा। उदाहरण के लिए यदि n बराबर 1 तो l बराबर 0 और ml बराबर 0। और चूंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो s के 2 मान होंगे +½ और -½ तो इस तरह से यदि n का मान 1 है, l का मान 1 है, m का मान 1 है तो चक्रण के 2 मान और ये दोनों भिन्न मान होंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य इस नियम के अनुसार कि इस नियम के द्वारा किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नियंत्रण होता है। दूसरे शब्दों में किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार होती है। यहाँ पर यदि n मुख्य क्वांटम संख्या
और n बराबर यदि 2 है तो दूसरे कोष में 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसे हम निम्न रूप में भी देख सकते हैं। n का मान यदि 2 है तो l का मान 0 और 1 होगा n-1 तक। तो n बराबर 2 के लिए l के भी दो मान होंगे 0 और 1। और यदि m का मान देखें तो m का मान 0 और m का मान 0 और 1 m का मान -1 0 और +1 तक। यानी l का मान यदि 1 है तो m के मान -l से 0 सहित +l तक। इस तरह से यदि चक्रण के हम मान देखें तो यहाँ पर +12 s क्वांटम संख्या के मान +12 और -12 ये दो मान होंगे एक कक्षक में। और यहाँ पर इसके लिए भी +12 इसमें भी विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और -12 यहाँ भी +12 और -12 और यहाँ भी +12 और -12। इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो n बराबर 2 में जैसे 2n² के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 2 + 6 2 + 6 यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। और दूसरे शब्दों में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार ही कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर नियंत्रण होता है। हम इसी वीडियो में होल्ड के बहुलता के नियम की भी चर्चा करते हैं। और अंतिम जो मुख्य नियम है होल्स मल्टीपल लॉ। या होल्ड के बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। दूसरे शब्दों में इस नियम के अनुसार किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है।
दूसरे शब्दों में किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इस प्रकार यदि P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी अनुसार D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, तो इलेक्ट्रॉन भरते समय जो प्रथम युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा P उपकोष में चौथा इलेक्ट्रॉन फोर्थ Y इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा और D उपकोष में छठवां इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा और F में आठवां इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है। यदि हम देखें 3p5 में यदि इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी तीसरे P उपकोष में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के नियम के अनुसार पहले यदि P कक्षक यानी -1 0 और +1 यम के अनुसार, तो यहाँ 3 कक्षक होते हैं P में और यदि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सबसे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉन, द्वितीय इलेक्ट्रॉन, तृतीय इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पुनः युग्मित होगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन। इसी अनुसार यदि D4 3D4 है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, अनुसार 2 3 4। तो इस स्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड के बहुलता नियम के अनुसार प्रथम इलेक्ट्रॉन, द्वितीय इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यानी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो या दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर प्रथम हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या होते हैं किसी उपकोष में हुंड के नियम के अनुसार। इसके बाद ये ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो कुछ परमाणु हैं जैसे क्रोमियम और कॉपर, इनमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर हम पुनः देख लेते हैं एक बार कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्थिति क्या है और ये किस प्रकार अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। हम यदि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें और यहीं पर कॉपर, तो ये दो ऐसे परमाणु हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। 24 और 29 अफवाह के अनुसार जो परमाणु कक्षकों का ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। चूँकि 24 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में होते हैं तो s में 2 4 और 6 10 2 12 और पुनः 6 18 और यहाँ पर भी 2 18 टू 20 और 4 यानी D पर 4 होना चाहिए। परंतु वास्तव में यहाँ पर D उपकोष में जो 5 कक्षक हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार, परंतु ये देखा गया है कि इसका जो 4s और 3d लगभग समान ऊर्जा में है। 4s और 3d लगभग समान ऊर्जा के उपकोष हैं। यहाँ पर अधिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्टेबिलाइज्ड होने के लिए ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जो है 4s1 हो जाता है और 3d5 इसको हम कहते हैं हाफ फील्ड, यानी वह उपकोष जिसमें प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। और ये चूँकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये सममित स्थिति है, सिमेट्रिकल है और इस तरह से ये अधिक अस्थायित्व स्टेबिलाइज्ड होते हैं। और स्टेबिलाइज को दूसरे शब्दों में भी दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वहाँ पर जो समदिश में इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे में कूदने यानी संक्रमित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है। और इस तरह से यदि प्रथम इलेक्ट्रॉन कहें तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 यानी 4 संक्रमण स्थिति है। और इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 1। और इस तरह से भी ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। और इस कारण से क्रोमियम का विन्यास अफबाउ नियम के अनुसार 4s2 3d4 न होकर के 4s1 3d5 हो जाता है। और फुल फील्ड की स्थिति यदि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d यानी 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। यहाँ पर D में 9 इलेक्ट्रॉन है और D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 2 3 4। और इस तरह से ये जो 9 इलेक्ट्रॉन हुंड के अनुसार दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 9वां और एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। परंतु जो कॉपर परमाणु है इसका जो गुणधर्म है यह
वन संयोजकता प्रकट करता है। और इस तरह से यदि इसका 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फुलफिल्ड की स्थिति होने के कारण ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और इस तरह से ये फुलफिल स्थिति प्राप्त होती है। और इस फुलफिल स्थिति होने के कारण यह अधिक स्थायित्व होता है, मोर स्टेबलाइज होता है और यह एक सममित सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल विन्यास है। इस तरह से जहाँ भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्थिति होती है प्रायः डी कक्षक या डी ब्लॉक के तत्वों में ये स्थिति बनती है कि उनकी परिवर्तित संयोजकताएं प्रदर्शित होती हैं और ये हाफ फील्ड और डी और फुल फील्ड के अंतर्गत ऑर्बिटल्स अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से होल्ट्स के नियम के अनुसार और उसके पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे कक्षकों में बढ़ते हैं इस वीडियो में हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद जब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सीखेंगे तो वहाँ पर भी इनका उपयोग होगा, जिसे हम बाद में देखेंगे।